हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ये मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो कि हमारा 1.3 टॉपिक है, उसका ये दूसरा पार्ट है जिसमें आज हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले पार्ट को मैंने पहले ही कवर कर दिया जिसमें हमने सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को डिटेल में समझा था। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो वो भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो ये एंथ्रोपोलॉजी का सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। It considers man first as a biological organism and secondarily as a social animal. इसमें हम क्या है, पहले मैन की हम स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, जिसमें हम शुरू से देखते आए हैं। इस वाली ब्रांच में मैन को पहले एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म माना जाता है, उसके बाद एक सोशल एनिमल माना जाता है। ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकल साइंसेज में जो डेवलपमेंट होती हैं उसने इस ब्रांच की डेवलपमेंट में बहुत योगदान दिया है, बहुत हेल्प किया है। जैसे कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ले लीजिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक, और भी कई सारे जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो उन्होंने उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं समय के साथ, उन्होंने इस फील्ड की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया है। क्योंकि देखिए, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की जो हमारा स्कोप है, जो जो चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें इन सारी कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ना पड़ता है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल साइंस का एक बहुत अहम योगदान है। इट स्टडीज़ ह्यूमन बींग्स नॉट इन अ स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल टर्म्स। ठीक है, बायोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में यही डिफरेंस है। बायोलॉजी में हम सिर्फ स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलते हैं, टर्म्स को उस टर्म में लेकर चलते हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, हम बायोलॉजी के साथ साथ कल्चर, जैसे कि सोशो कल्चरल में सिर्फ कल्चर पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कल्चर को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि उसकी वजह से क्या बायोलॉजिकल चेंजेस आए और किस किस तरीके से बायोलॉजी के चेंज की वजह से कल्चर फॉर्म हुआ। तो इट स्टडीज़ ह्यूमन बींग्स लिविंग इन डाइवर्स कल्चर एंड एग्जामिन द रोल ऑफ कल्चर इन द इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। इट इज़ प्रॉपरली सेट अपार्ट फ्रॉम दोज डिसिप्लिन दैट रिगार्ड ह्यूमन बोन्स एंड बॉडीज इन स्ट्रिक्टली बायोलॉजिकल टर्म्स। बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी ले लीजिए या अलग इससे कोई डिसिप्लिन ले लीजिए जो इससे कनेक्टेड है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन की बॉडी की स्टडी करते हैं, लेकिन उसको स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल टर्म्स में ही करते हैं। ठीक है, हम उसे कल्चर से जोड़ के नहीं देखते। जबकि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जो डाइवर्स कल्चर्स हैं हम उनकी स्टडी करते हैं, और कल्चर का रोल क्या है किसी स्पीशीज़ की इवोल्यूशन में, हम इसको भी स्टडी करते हैं। अब अगर ब्रांचेस की बात कर लें तो इसकी 3 मेन ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। सबसे पहली ब्रांच होती है पैलेंटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। पैलेंटोलॉजी क्या होती है, इसमें हम एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स जो हैं उनकी स्टडी करते हैं और कैसे मैन का इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम प्राइमेट्स, फिर कैसे कैसे आगे चल के सारी लाइंस डिफ़र की, सेपरेट हो गई, किस तरीके से मैन का इवोल्यूशन हुआ, उस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। नियोंटोलॉजी में स्टडीज़ लिविंग प्राइमेट्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अभी जो लिविंग प्राइमेट्स हैं, जैसे कि एप्स हो गए, मंकीज़ हो गए, हम इनके साथ या फिर लेमर्स या टार्सियस भी आप ले सकते हैं, जो प्रोसिमी सब ऑर्डर में आता है। तो इन सारी प्राइमेट्स की हम कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करके हम स्टडी करते हैं क्या डिफरेंसेस हैं सारे प्राइमेट्स में, फिजियोलॉजी क्या है उनकी, जेनेटिक्स क्या है, मैन किससे सबसे ज़्यादा सिमिलर है, कौन से प्राइमेट से। तो इन सब चीज़ों की स्टडी हम नियोंटोलॉजी में करते हैं। तीसरी ब्रांच है हमारी इथोलॉजी। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, free ranging to confined monkeys and apes, and combines that knowledge with theories about the development of languages, group life and capacity for cultural development. इसमें हम क्या करते हैं, किसी एनिमल का बिहेवियर क्या है। ठीक है, मेनली हम प्राइमेट्स की अगर बात कर लें या दूसरे एनिमल की, तो उनका क्या बिहेवियर है। जैसे कि मान लिया, अगर हम मंकीज़ और एप्स को स्टडी कर रहे हैं तो देखेंगे कि किस तरीके से वो एप जो कि खुले वातावरण में रह रहा है, खुले इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, उसका बिहेवियर कैसा है एज़ कम्पेयर टू दैट एप दैट इज़ हु इज़ कन्फाइंड इन केज। ठीक है, जिसको हम एक कन्फाइनमेंट में रखते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हम इसकी स्टडी करते हैं। और उसके बाद हम इसमें लैंग्वेजेस की ओरिजिनेशन या डेवलपमेंट के बारे में भी स्टडी करते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट की क्या कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर
स्पीशीज़ में इस चीज़ को भी हम देखते हैं। साथ ही साथ ग्रुप लाइफ का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है ये भी हम इथोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। अब ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ? अच्छा, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ओल्ड और न्यू फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में इसके डेवलपमेंट को शो किया गया है। क्लासिकल, जिसको हम ओल्ड फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जो पहले के समय में फॉलो होती थी जो प्रोसीजर्स। तो इनिशियली फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी वाज कंसिडर्ड एज अ टेक्निक फॉर केयरफुली टेकिंग defined measurement, compute indices, and other statistics. Irrespective of the objectives of the study, the methods of observation, measurements, and comparisons were same. ठीक है, तो ये पहले हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते थे, सिर्फ मेजरमेंट्स लेते थे, इंडिसेस बनाते थे, स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर करते थे। सिर्फ मतलब आप ये कह लो क्वांटिटेटिव स्टडी होती थी वो, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और उनकी कंपैरिजन। मान लिया आप नोज़ की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, सॉरी एक बहुत गंदा बन रहा है, नोज़ की स्टडी कर रहे हो, डिफरेंट रेसेस में कैसे नोज़ हैं, आप उसको क्लासीफाई करना चाह रहे हो, तो आप क्या क्या करोगे, नोज़ की मेजरमेंट लोगे, इस तरीके से भी लोगे, इस तरीके से भी लोगे, ऐसे करके आप मेजरमेंट ले लोगे। लेकिन आप उसको किसी और चीज़ से रिलेट करके नहीं देखोगे, वो स्ट्रिक्ट सेंस में सिर्फ आप मेजरमेंट ले रहे हो, कैसे कैसे कौन से रेस की नाक कितनी लंबी है, कितनी ब्रॉड है, बस इतना हमने देखा, उसके पीछे का हमें रीज़न नहीं पता। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, इसमें क्या होता है, लेटर इट वॉज रियलाइज दैट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ इवोल्यूशन, रेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्रेनियल फॉर्म, pigmentation, somatic structure, etc. are essential. So approach was changed, and a study of a component was combined with its relations to other features. ठीक है, बाद में ये चीज़ रियलाइज़ की गई कि अगर हमें किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, रेसेस कैसे बनी हैं और उनका इंटरनल मेकअप कैसा है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी बॉडी का, ये सब अगर हमें समझना है तो हमें एक जो दूसरे फीचर्स हैं बॉडी में उनकी भी हमें बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक फ़ीचर को अगर हम समझना चाह रहे हैं कंपोनेंट को, तो हमें बाकी के कंपोनेंट की भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि क्रेनियल फॉर्म्स कैसा है, ठीक है, क्रेनियम मतलब हमारा जो ब्रेन का पोर्शन, उसका फॉर्म कैसा है, पिगमेंटेशन कैसा है, सोमैटिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ों की भी हमें जानकारी होगी। तब हम क्या करेंगे, अगर हमें नोज़ की मेजरमेंट लेनी है तो हम क्या करेंगे, नोज़ की मेजरमेंट लेंगे, साथ ही साथ हम उसको कंपेयर करेंगे ओवरऑल उस इंसान का क्रेनियम कैपेसिटी कितनी है, फेस चीक बोन्स कितने बड़े हैं, इन सब को भी हम रिलेट करके देखेंगे। जैसे एग्जांपल दिया भी है कि टू अंडरस्टैंड वेरिएशन इन साइज ऑफ ब्रो रिजेस, अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स वर टेकन ऑन द नोज, एंड नाउ इट इज़ रियलाइज दैट अदर फीचर्स लाइक साइज एंड शेप ऑफ द स्कल एंड द फेस इन्फ्लुएंस द ब्रो रिजेस। ठीक है, पहले ब्रो रिजेस जो होती हैं हमारे, उनको स्टडी करने के लिए हम मेजरमेंट सिर्फ लेते थे। ठीक है, नोज़ की मेजरमेंट ले लेते थे और ब्रो रिजेस को समझने के लिए, लेकिन अब हमें ये रियलाइज़ हो चुका है कि जैसे स्कल का साइज़ और शेप क्या है, या फिर फेस के क्या फीचर्स हैं, उनका साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें भी हमारी ब्रो रिजेस के शेप को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अर्लियर क्या था, सिंपलेस्ट अगर हम टर्म्स में समझना चाहें, अर्लियर देयर वाज एम्फेसिस ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, सिंपली बस कलेक्शन करते थे डेटा को और डिस्क्राइब कर देते थे उसके बेसिस पे। नाउ द रोल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस को भी हम ध्यान में रखते हैं, किन किन चीज़ों को हम अब ध्यान में रख रहे हैं, ये चीज़ है बेसिकली। तो किसी चीज़ की डेवलपमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रोल है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस अभी हम आगे भी पढ़ेंगे जब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और ये सब पढ़ेंगे, कि वो फीचर्स जिनको नेचर ने सेलेक्ट किया है, जो जिनके बचने के सर्वाइवल के ज़्यादा चांसेस हैं, वो फीचर आगे बढ़ते जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि वो बेटर अडेप्टेड हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस का भी रोल है, इसको भी हमने माना न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। नेचर एंड काइंड ऑफ अडेप्टेशन, किस स्पीशीज़ ने या किस फीचर ने ज़्यादा खुद को अडेप्ट कर लिया समय के साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद फंक्शनल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फीचर्स इन लाइफ प्रोसेसेस। फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ द फीचर्स इन लाइफ प्रोसेसेस, हमारी जो बॉडी में या लाइफ
को लेकर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे अंदर, उनका फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है, उनका क्या मोटिव है, क्या यूज़ है होने का, इन सारी चीज़ों को हम अब स्टडी करते हैं। बात करें अगर स्कोप की, तो ब्रॉडली अगर हम कहें तो स्टडी ऑफ मैन फिजिकल कैरेक्टर्स, देयर ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। क्या है, अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो मैन की जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टडी करना, कैसे ओरिजिनेट हुए उनको स्टडी करना, इवॉल्व कैसे हुए और आज उनकी स्थिति क्या है डेवलपमेंट की। जैसे अगर हम मैन के हैंड की डेवलपमेंट की बात कर लें तो पहले कैसा था, समय के साथ क्या क्या चेंजेस आए, क्या ज़रूरतें हुई जिसकी वजह से ये चेंजेस आए, ठीक है, और आज के समय में क्या है, इस चीज़ की स्टडी करना इसका स्कोप है। और भी अगर हम स्मॉल स्टेजेस में बात करें तो क्या, एंथ्रोपोमेट्रिक्स होता है, मेजरमेंट रिलेटेड टू ह्यूमंस। एंथ्रोपोमेट्रिक्स में हम क्या करते हैं, ह्यूमन की मेजरमेंट लेते हैं, हर चीज़ का, लिम्स का, हाइट का, एवरेज मेजरमेंट या किसी भी फीचर का जो कि हमें स्पोर्ट्स या फिर डिफेंस जो सिस्टम होते हैं उनके इक्विपमेंट बनाने में, यूनिफॉर्म बनाने में हमें मदद मिलती है। प्राइमेटोलॉजी स्टडी ऑफ एप्स जिसे हम कहते हैं, एप्स की स्टडी करने में भी हमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी काम आती है। प्राइमेट पैलेंटोलॉजी यानी कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं जो प्राइमेट्स, उनकी स्टडी करते हैं हम इस फील्ड के अंदर। रेशियोलॉजी स्टडी ऑफ रेसेस की डिफरेंट स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं, इसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आ जाता है हमारा मेटिंग सिस्टम क्या है, बाकी क्या चीज़ें पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर रही हैं, ये सारी चीज़ें। सेरोलॉजी एंड डर्मेटोग्लाइफिक्स, ठीक है, सेरोलॉजी मतलब ब्लड की स्टडी करते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, प्लाज्मा की स्टडीज़, वो सारी चीज़ें सेरोलॉजी में आ गई। डर्मेटोग्लाइफिक्स यानी कि स्किन के फीचर्स क्या हैं, कैसे उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह, इन सारी चीज़ों की स्टडी इसमें आ जाती है। फॉरेंसिक साइंसेस भी इसी के अंडर में आता है हमारा। और काइनेंथ्रोपोमेट्री यानी कि स्पोर्ट्स मेजरमेंट, ठीक है, ये भी हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या फिर गियर्स, प्रोटेक्टिव गियर्स, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। तो ये हो गए इसके एरियाज़। अब इसकी क्या रिलेशनशिप है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के साथ। जैसे कि हमने देखा कि ये स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल टर्म्स में स्टडी नहीं करता ह्यूमन की या मैन की, ये कल्चर के साथ जोड़ कर देखता है। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं सच एज मेटिंग, इनब्रीडिंग पैटर्न्स, फूड रिसोर्सेज, हैबिट्स, intentional modification and mutilation of the body, and history of migration and pioneer settlement, etc., affect the human physical form and racial history. So they are important for physical anthropology. ठीक है, मैन के क्या फिजिकल फीचर्स डेवलप्ड हुए हैं, बायोलॉजी में क्या चेंज आया है समय के साथ, इसको क्या इफेक्ट करता है। कुछ कल्चरल फैक्टर जैसे कि मेटिंग पैटर्न क्या है, इनब्रीडिंग है कि नहीं, फूड रिसोर्सेज कैसे हैं, या बॉडी में कुछ एनिमल्स होते हैं जो इंटेंशनली अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को म्यूटिलेट कर देते हैं। तो इन सब का एनिमल्स नहीं, अगर हम समय के साथ कुछ पार्ट्स को म्यूटिलेट करते रहते हैं तो बाद में चल के उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाता है, या फिर हो सकता है वो फीचर ऑल टुगेदर गायब भी हो जाए। तो इन सारी चीज़ों की इफ़ेक्ट होता है हमारे बायोलॉजी पे। And also some study that comes under physical anthropology such as history of human population is helpful in cultural anthropology। ठीक है, कुछ स्टडी जो होती हैं जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट होती हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम हिस्ट्री देखें तो वो हमें कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करने में भी हेल्प करती है। बात करें अगर रेलेवेंस की, तो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी का रेलेवेंस क्या है। सबसे पहला कि टू नो अबाउट बायोलॉजिकल पास्ट विच इस्टेब्लिशेस मैन्स प्लेस इन दी एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम में मैन की प्लेस क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें अपने बायोलॉजिकल पास्ट की भी स्टडी करनी होगी। तो यहाँ पे इसकी रेलेवेंस आ जाती है। दूसरा है प्रूविंग द मिथ ऑफ रेसिज्म, दस कॉम्बैटिंग रेशियल एरोगेंस। ठीक है, रेसिज्म का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में फैला हुआ था कुछ समय पहले तक, जबकि ये मानते थे कि कुछ रेसेस के लोग ज़्यादा सुपीरियर हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर रेसेस। तो जब हमने बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इस चीज़ की स्टडी की कि रेशियल डिफरेंसेस क्यों आते हैं, तब हमें पता चला कि ऐसा नहीं है क्योंकि कोई एक रेस सुपीरियर है या एक रेस कम सुपीरियर है।
तरह तरह के टेस्ट किए, उसके लिए हमने ब्लड टेस्ट किए, सीरम टेस्ट किए, हमने बहुत सारे टेस्ट किए, जेनेटिकल स्टडी भी की, और इन्वायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे इंटेलिजेंस पे, ये सारी स्टडी करने के बाद ये चीज़ प्रूव हुई कि रेसिज्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सारे रेसेस इक्वल हैं। तो रेशियल एरोगेंस को कॉम्बैट करने में ये चीज़ हेल्प करता है। अप्लाइड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, डिफेंस डिज़ाइनिंग एंड फॉरेंसिक एक्सेट्रा। जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं इसकी, तो ये इसका कई जगह एप्लीकेशन है, जैसे हेल्थ न्यूट्रिशन के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में, डिज़ाइनिंग के फील्ड में, फॉरेंसिक्स के फील्ड में भी यहाँ पे हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी, इंक्रीज एफिशिएंसी, डिक्रीज वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी, जैसे हमने पिछले पढ़ा कि हमें पता चल सकता है कि कौन सी बॉडी टाइप हमारी कौन से टाइप के स्पोर्ट्स के लिए बनी है, या किस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, या क्या उनके साइजेज़ हैं जिसके हिसाब से हमें उनको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की तरफ भेजना चाहिए, ठीक है, या उनके स्पोर्ट्स वियर हमें डिज़ाइन करने हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी अगर हमें होगी तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी, वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं होगा, मनी भी नहीं, और एनर्जी भी नहीं, हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो यहाँ ये रहे हमारे रेलेवेंस। अब हमारा बचा इसमें दो सब ब्रांचेस बचे हैं, एक लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेटेड रह सकूँ। थैंक यू।